सीएसबी बैंक के कारोबार के बारे में जानेंगे उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैक्स रिटर्न्स जो है इसने एक पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसने 200% के रिटर्न्स बना के दिए है। लेकिन सर इसको अभी जब से डीएचएफएल का सीन हुआ है तब से हमें फाइनेंस सेक्टर के अंदर भरोसा ही नहीं रहा है। सो आप इसके अंदर अपडेट कर दो। सो दोस्तों आज फिर से लेके आ गया हूँ सीएसबी बैंक का अपडेट। तो सीएसबी बैंक 14% जो है वो भाग गया जब से इसका जो डिपॉजिट और एडवांसेस है वो बढ़ गया। अब दोस्तों एक चीज़ इधर नोट करने वाली है कि सीएसबी बैंक है छोटी बैंक। अभी जो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा छोटी बैंक है, लेकिन जो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा छोटी बैंक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो अपने डिपॉजिट्स है वो डबल होना, ट्रिपल होना, तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। अगर ये एक चीज़ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि किसी भी 10 करोड़ को 20 करोड़ होने में जितना टाइम लगेगा उससे कई ज़्यादा टाइम 100 करोड़ को 200 करोड़ होने में लगेगा। तो ये बात आपने समझ ही ली होगी कि जितना ज़्यादा चंक ऑफ रेवेन्यू एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारी बड़ी बड़ी बैंक्स उठा लेती है, उससे जितना जो रेवेन्यू ये उठा नहीं रहा है। सो ये बात आपको रिपोर्ट करके चलनी है। और अगर आप देखो तो इसकी बुक वैल्यू, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसके जो प्रॉफिट्स है वो भी आ रहे हैं और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, सेल्स ग्रोथ कम है और इक्विटी जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और जो अदर इनकम है वो भी आती है। तो दोस्तों देखो ये इसके जो पीयर्स है वो है सेक्टर लीडर एचडीएफसी के बाद आता है आईसीआईसीआई, उसके बाद कोटक, फिर एक्सिस, फिर इंडसइंड बैंक, फिर आईडीबीआई बैंक, फिर बंधन बैंक आता है। तो दोस्तों देखिए बंधन बैंक के बाद भी ये बैंक आता है। बंधन बैंक भी एक जनरल वाला देखे जाए सो हमें इसके अंदर भी एक जनरल सा माइल्ड सी नेगेटिविटी भी देखने मिलती है बंधन बैंक के अंदर। अगर हम देखें तो इसके जो रेवेन्यू के चंक है वो रेवेन्यू के अंदर हमें इन जनरल जो है वो इन जनरल हमें अपसाइड देखते हुए नहीं देखने मिल रही है। अगर हम देखें तो जो साइडवेज पैटर्न है वही फॉर्म होते हुए देखने मिल रहा है। 500 करोड़ के आसपास की जो इसके अंदर रेवेन्यू है वो देखने मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर में इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। बट उसी की बात में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज ऑलवेज बीन अनसर्टेन इन द स्टॉक। प्रॉफिट कभी ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट कभी नेगेटिव में भी चले जाता है, बट कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ रेशियो हमें इसका पॉजिटिव देखने मिल रहा है। तो इसके अंदर आप इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, दो से चीज़ें और देखनी रहती है, वो हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले जो अगर हम देखें तो इसका रिजर्व्स और बोरिंग्स का रेशियो बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हम बात करें इन्होंने अगर मतलब 10:1 का रेशियो अपनाया है, मतलब 1 रिजर्व्स रखा है तो 10 बोरिंग्स रखा है, जो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब मॉडल होता है। अगर हम बात करें जो बोरिंग्स का रेशियो रहना चाहिए वो रेशियो 10:1 का रहना चाहिए, मतलब जो 10 है वो रिजर्व्स रहने चाहिए और 1 बोरिंग्स रही तो चलेगा। कई सारे लोग कहते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 होना चाहिए, 1 भी नहीं है, इसका जो रेशियो है वो 20 है, मतलब 10 रेशियो है। तो 1 मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 नहीं है, 10 है, 10 गुना ज़्यादा इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। सो इसका ध्यान आपको रख के चलना है। एंड कंटिजेंट लायबिलिटी इज ऑलवेज सो देयर इन द स्टॉक। अगर हम बात करें इसने जनरली अपने जो Q2 के अंदर एंड Q4 के अंदर, Q1 एंड Q4 के अंदर इसने अपनी जो डिलीवरीज है, प्रमोटर्स ने अपना जो माल है उसको बेच दिया है। बट वहीं पर अगर हम बात करें पब्लिक के पास 30% ही जो इसका पोर्शन है वो है। एंड अदर इन्वेस्टर्स यानी एनआईपीज का भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो हमें इसके अंदर एक वे ऑफ ट्रस्ट बताता है कि बाकी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। बट अगर हम देखें तो एफआईआईज, डीआईआईज और अदर्स जो है, ये एफआईआईज और डीआईआईज ने जनरली इसके अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने मिला है। सो दोस्तों ये कैसा एफआईआईज और डीआईआईज का रहता है ना कि जनरली शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट रहता है वो ये लोग ये लेके निकल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन दिखी होगी एंड वो तो हमें इधर भी दिख रही है। जिस तरह से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है उस प्रकार से शॉर्ट टर्म के अंदर जो एफआईआईज है और डीआईआईज है उनका एनालिसिस ज़रूर के ज़रूर बहुत अच्छा गया था, जिसकी वजह से इन्हें 200% का प्रॉफिट भी हो चुका है। अभी देखते हैं अभी जो क्वार्टर आने वाला है उसके अंदर इनका जो रिजल्ट है वो कैसा आता है। अगर आप इसके अंदर बाइंग की सोच रहे हो तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अभी वेट कर लो। अगर ये एफआईआईज और डीआईआईज अगर इधर से निकल जाते हैं और इनका निकलने की कोई खबर आती है तो दोस्तों इसके अंदर एक भारी भरकम गिरावट भी आ सकती है। जो इतने टाइम से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है नीचे जाने का वो हमें इसके अंदर आते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इस पर नज़र डालो तो स्टॉक ने एक साइडवेज पैटर्न ही दिया है। अभी तक हमें एक भारी भरकम पेड़ भरकर गिरावट नहीं दी है। जब तक ये ऐसी बड़ी गिरावट नहीं देती है तब तक हमें इसके अंदर चौकन्ने रहना ही है, क्योंकि दोस्तों देखो इतना ज़्यादा लंबा रनअप देने के बाद कोई भी स्टॉक को गिरना चाहिए जनरली। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड की बात अलग है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड जैसा स्टॉक और कोई मार्केट में मुझे तो पर्सनली लगता नहीं है। बट अगर हम बात करें इस बैंक की तो बैंक ने हमें गिरावट नहीं दी है, जितनी गिरावट एक्सपेक्टेड थी उतनी गिरावट तो डेफिनेटली नहीं दी है।
सो दोस्तों इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट इन जनरल हमें वेट करना चाहिए Q2 के रिजल्ट का। अगर एफआईआर्स और डीआईआईस ने पतली गली पकड़ के निकल चुके हैं ना, तो हमें इसके अंदर लिमिटेड से लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं किया तो 10 साल बाद आप रिग्रेट करोगे, जिस तरह से आपने बिटकॉइन को अंदर इन्वेस्टमेंट ना करते हुए रिग्रेट किया था। तो इस वीडियो पे ज़रूर की ज़रूर क्लिक कर देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए 10 मिनट का जो वीडियो है वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है।